राजस्थान के इतिहास में आज हम कर रहे हैं आहड़ सभ्यता। राजस्थान की जो हम इतिहास देख रहे हैं उसमें हमने अपने पहले वीडियो में किया था राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता। उसी तरीके से हम आज हमारा पॉइंट है आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता ध्यान से समझिएगा, आहड़ सभ्यता। अब आहड़ सभ्यता क्यों कहा गया है कि ये जो आहड़ सभ्यता है वो एक राजस्थान का स्थान है। आहड़ आहड़ नामक एक स्थान है राजस्थान की उदयपुर। कहां पे है? राजस्थान के उदयपुर के अंदर एक स्थान है आहड़ स्थान, जहां पर उत्खनन का कार्य किया गया। क्या किया गया था? उत्खनन का कार्य किया गया। तो वहां पर किसी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए, इसलिए आहड़ स्थान पर ये अवशेष प्राप्त हुए, इसलिए इसे आहड़ सभ्यता कहा गया। अगर आहड़ से आपको नाम याद आ रहा होगा तो आहड़ कौन सा स्थान है? वह स्थान जहां पर सिसोदिया जो वंश है उसकी छतरियां पाई जाती। क्या पाई जाती है? छतरियां पाई गई है। वही स्थान आहड़ स्थान है जहां पर आहड़ सभ्यता प्राप्त हुई। अब अगर हम बात करें कि आहड़ सभ्यता, कोई भी सभ्यता है वो किसी नदी के किनारे स्थित होती है। हमने जैसे कालीबंगा सभ्यता देखी थी जो घग्गर नदी के किनारे स्थित थी, उसी तरीके से कोई भी सभ्यता होती है वो कहां होती है? किसी नदी के किनारे सभ्यता स्थित होती है। हम बात कर रहे हैं कि जो आहड़ सभ्यता है ये किस नदी के? सामान्यतः अगर हम बात करें कि जो पहाड़ियों से पानी निकलकर आयन नदी में गिरता है। यहाँ पे जैसी एक आयन नदी है, कौन सी नदी बह रही है? आयन नदी। आयन नदी जो है ये जैसे आयन नदी है, समझिएगा आप इसको, आयन नदी। आयन नदी का पानी उदयपुर में जाके जो उदय सागर झील है उसमें गिर जाता है। कौन सी सागर झील है? उदय सागर झील। उदय सागर झील में गिर जाता है और उसके बाद जब ये पानी वापस बाहर निकलता है, ये पानी यहां वापस फिर बाहर निकलता है। ये पानी यहां जो निकल रहा है, यहां पर ये कौन सी नदी बन जाती है? यहां से ये बेड़च नदी बन जाती है। कौन सी नदी बन जाती है? बेड़च नदी। और ये नदी आगे जाकर जो राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है बनास नदी। कौन सी नदी है? बनास। ये बनास नदी की एक सहायक नदी है और ये इसमें जाकर फिर क्या है? मिल जाती है। तो इस तरीके से जो आहड़ सभ्यता है उसका अगर हम उद्गम स्थल की बात करें, आहड़ सभ्यता है उसका अगर उद्गम स्थल की अगर हम बात करें तो ये कहां पर है? कहां पर विकसित हुई है? ये बनास नदी के किनारे विकसित हुई है। इंपॉर्टेंट चीज है, कहां पे विकसित हुई है? बनास नदी के किनारे। बनास नदी के किनारे विकसित हुई है। क्या चीज विकसित हुई है बनास नदी के किनारे? ये आयड़ सभ्यता है, वो बनास नदी के किनारे विकसित हुई है। या अगर हम दोबारा समझते देखिए कि पहाड़ों से ये पानी गिरा और ये आयन नदी है वो आगे जाकर उदयपुर के अंदर उदय सागर झील में गिर जाती है और जब झील से बाहर पानी निकलता है तो आगे बेड़च नदी बन जाती है। और बेड़च नदी जो है ये आगे जाकर कहां पे? बनास नदी है उसमें मिल जाती है। यानी ये बनास नदी की क्या है? एक सहायक नदी माना गया है। किसको माना गया है? कौन सी नदी अभी सहायक नदी? ये जो बेड़च नदी है ये बनास नदी की क्या है? एक सहायक नदी है। ठीक है, इसलिए आहड़ सभ्यता का उद्गम स्थल क्या माना गया है? ये जो एरिया है बनास नदी का किनारे पर आहड़ सभ्यता का उद्गम माना गया है। अगर हम दूसरी तरफ देखें
तो ये जो आगे जाकर बेड़च नदी है, कौन सी नदी, बेड़च और गंभीरी नदी है, वो आपस में जब ये दोनों मिल जाती है तो बेड़च और गंभीरी नदी जहां मिल रही है वहां पे आपने पढ़ा होगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। कौन सा दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। यानी जो बेड़च नदी है इसके किनारे तो चित्तौड़गढ़ नगर था। बेड़च नदी किनारे कौन था कौन सा, चित्तौड़गढ़ नगर। बेड़च नदी के किनारे तो है चित्तौड़गढ़ नगर। और बेड़च और गंभीरी, बेड़च व गंभीरी, बेड़च और गंभीरी नदी का जो मिलन स्थान है वहां पर है चित्तौड़ दुर्ग स्थित था। कौन सा दुर्ग था, चित्तौड़ दुर्ग स्थित था। तो ये हमने बात कर ली आहड़ सभ्यता का कहां पे स्थित है। आहड़ सभ्यता उदयपुर राजस्थान के अंदर है। आहड़ नाम क्यों दिया गया कि ये उदयपुर का आड़ स्थान है जहां पर उत्खनन कार्य किया गया और यहाँ सभ्यता संबंधी अवशेष प्राप्त हुए, इसलिए इसको आड़ सभ्यता कहा गया। और इसका उद्गम है वो कौन सी नदी है, बनास नदी के तट पर इसका उद्गम स्थल माना गया है। अब हम अन्य बात करते हैं इससे संबंधित कि इसका उत्खनन कार्य या इसके प्राचीन नाम या इसके उपनाम क्या है। तो ध्यान से देखिएगा आप इसमें, अगर हम आहड़ सभ्यता के खोज की बात करें, खोज करता, तो आहड़ सभ्यता के जो सर्वप्रथम खोज की वो सन 1953 ईस्वी के अंदर, कौन सी ईस्वी में, 1953 ईस्वी के अंदर अक्षय कीर्ति व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास है जिन्होंने आहड़ सभ्यता का सर्वप्रथम क्या की, खोज की। अगर इसकी खोज करने के पश्चात अगर इसके उत्खनन कार्य की बात करें, अगर उत्खननकर्ता की बात करें तो इसका उत्खनन सामान्यतः दो भागों में हुआ। एक तो हुआ सन 1955 और 1956 ईस्वी के अंदर। इसका जो एक टीला था, इसका एक जो टीला था, जो एक साइड का जो टीला था उसका उद्घाटन 1955-56 ईस्वी के अंदर किसके द्वारा किया गया, उसका किया गया आर.सी. अग्रवाल के द्वारा। किसके द्वारा किया गया, आर.सी. अग्रवाल, रतनलाल अग्रवाल, रतनचंद्र अग्रवाल के द्वारा। ये इसके प्रारंभिक उत्खनन करता है। या ये हम कहें कि इन्होंने जो स्थानीय जो टिब्बा था, क्या था, जो स्थानीय जो टिब्बा था उसका क्या किया, उत्खनन किया। यानी जो धूलकोट जिसको बोला जाता है, धूलकोट टीला, जिसको स्थानीय भाषा में रेत का टीला कहा जाता है, उसका उत्खनन का कार्य किसके द्वारा किया गया, आर.सी. अग्रवाल के द्वारा किया गया। उसके पश्चात सन 1961-62 में, सन 1961 और 1962 ईस्वी के अंदर इसका दोबारा फिर क्या हुआ, उत्खनन कार्य किया गया और एच.डी. सांकलिया के द्वारा, एच.डी. सांकलिया के द्वारा इसका जो यह कहें कि संपूर्ण जो उत्खनन का कार्य है इनके द्वारा किया गया, सांकलिया, ठीक है। यानी पूर्ण रूप से संपूर्ण उत्खनन कार्य का अगर श्रेय जाता है उत्खनन करता तो वो कौन है, एच.डी. सांकलिया को जाता है। इसके अलावा दो नाम और हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं। एक तो है विजय कुमार व और जो पीसी चक्रवर्ती है, पीसी चक्रवर्ती। ये दो नाम और ध्यान रखिए, विजय कुमार और जो पीसी चक्रवर्ती है, इनका भी आहड़ सभ्यता से संबंध है। और संबंध क्या है कि राज्य सरकार द्वारा उत्खनन कार्य हेतु जो प्रतिनिधित्व व्यक्ति गए थे वो विजय कुमार और पीसी, राज्य सरकार द्वारा प्रतिनिधित्व
जिन व्यक्तियों के द्वारा किया गया वो व्यक्ति कौन से? विजय कुमार और पीसी चक्रवर्ती। तो अगर हम बात करें आहड़ सभ्यता की खोजकर्ता की, तो 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास है, उन्होंने इसकी खोज की। अगर हम उत्खननकर्ता की बात करें तो उत्खननकर्ता इनके सामान्यतः कौन कौन है? शुरुआत में 1955-56 ईस्वी के अंदर RC अग्रवाल, ये जो प्रारंभिक उत्खननकर्ता माने जाते हैं इनके, यानी धूलकोटा जो वहां का क्या है स्थानीय टीले का नाम था, उसका उत्खनन का कार्य किसके द्वारा किया गया? RC अग्रवाल के द्वारा इनको प्रारंभिक उत्खननकर्ता माना गया है। उसी तरीके से सन 1961-62 ईस्वी के अंदर फिर दोबारा इसका उत्खनन कार्य किया गया, वो किया गया HD साकलिया, यानी इन्हें जो पूरा उत्खनन का करता है वो श्रेय किसको जाता है? HD साकलिया को जाता है। और इसके अलावा इससे दो नाम और जुड़े हुए, वो ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाता है कि विजय कुमार और पीसी चक्रवर्ती का आहड़ सभ्यता से क्या संबंध था? तो ये दोनों राज्य सरकार के द्वारा यहां से मनोनीत सदस्य थे, या उत्खनन कार्य के लिए जो राज्य सरकार का नेतृत्व कर रहे थे वो कौन थे? विजय कुमार और पीसी चक्रवर्ती। इसके अलावा अगर हम आहड़ सभ्यता जो है, आहड़ के प्राचीन नामों की अगर हम बात करें, आहड़ के प्राचीन नाम, आहड़ के प्राचीन नाम, अगर हम प्राचीन नामों की बात करें तो इसको सामान्यतः 3 नाम दिए गए थे। कौन कौन से 3 नाम दिए गए थे भी? एक तो इसको ताम्रवती नगरी भी कहा गया। ताम्रवती नगरी क्यों कहा गया? क्योंकि इसके उत्खनन कार्य में सबसे अधिक अगर धातु प्राप्त हुई थी तो वो तांबा प्राप्त हुआ था। क्या प्राप्त हुआ था? तांबा। यानी आहड़ सभ्यता के जो लोग थे उनमें औजार, अन्य जो भी ये किसी भी तरीके के उपकरण बने हुए थे वो सबसे ज्यादा किसके बने हुए थे? तांबे के बने हुए थे। यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय जो था उस समय का वो क्या था? तांबे से संबंधित था। यहाँ पर तांबे गलाने की भट्टियां भी प्राप्त हुई है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो ताम्र युग था, इसलिए इसे ताम्रवती नगरी भी कहा गया। तो एक तो प्राचीन नाम था इसका ताम्रवती नगरी। इसके अलावा नंबर 2 अगर हम बात करें तो जो आहड़ के आयन नदी का जो किनारा है, आयन नदी का जो किनारा है उसको अघाट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अघाट। इसलिए इसको अघाट दुर्ग भी कहा गया है। अघाटपुरी और वहां पे एक दुर्ग भी था, इसलिए इसे अघाट दुर्ग भी कहा गया है। अघाट दुर्ग। तो इस तरीके से जो आहड़ सभ्यता है इसके प्राचीन नाम क्या क्या हैं? क्योंकि सबसे अधिक तांबा के जो उपकरण है, तांबे के बर्तन है, जो सबसे अधिक धातु मिली है वो क्या मिली थी? तांबा ही मिला था, इसलिए ताम्रवती नगरी कहा गया है। ये जो आयन नदी का तट का क्षेत्र है उसको क्या बोला जाता है? अघाट बोला जाता है, इसलिए इसे अघाटपुरी, और यहाँ दुर्ग स्थित था इसलिए इसे अघाट दुर्ग भी कहा गया। तो ये थे इसके प्राचीन नाम। इसके अलावा इनको उपनाम भी दिए गए हैं। आयन सभ्यता क्या नाम दिए गए हैं? उपनाम। अब अगर हम उपनाम की बात करें तो इसका उपनाम, क्योंकि ये बनास नदी के तट पर स्थित थी इसलिए इसको बनास संस्कृति, या फिर ये कहां पे स्थित थी भी बनास के अलावा? ये आयन नदी के तट पर थी, या इसे आयन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। और एक दूसरा क्या है कि यहां एक गड्ढा प्राप्त हुआ है जो लगभग ये दर्शा रहा था कि यहां कम से कम 7 या 8 बार प्रलय हुई होगी। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? इसे मृतकों के टीलों का स्थान, मृतकों के टीलों का स्थान भी कहा गया है। और बनास संस्कृति या आयन संस्कृति का नाम जो इसे दिया था, ये नाम किसने दिया था? सांकलिया ने।
किसने दिया था? अवयव ने उत्खनन करता पढ़ा था ना, सांकलिया। तो इनके द्वारा जो है ये आयड़ संस्कृति या बनास संस्कृति उपनाम दिया गया था। तो प्राचीनतम नाम की अगर बात करें, ताम्रवती नगरी आघाटपुरी या आघाट दुर्ग कहा गया है। और यदि उपनाम की बात करें तो बनास संस्कृति या आयड़ संस्कृति या मृतकों की टीलों का स्थान भी इसको क्या है, कहा गया है। तो इस तरीके से ये जो आयड़ सभ्यता थी, इसके बारे में कुछ विशेष बातें हमने पढ़ी। अब हम बात कर रहे हैं कि इसका उत्खनन कार्य हुआ, तो उसके पश्चात इसमें क्या क्या विशेषताएं हमें प्राप्त हुई है वो हम आसानी से इसके देखेंगे। तो देखिए विशेषताएं, यानी उत्खनन के दौरान इसकी क्या क्या विशेषताएं हमें प्राप्त हुई है। तो सबसे पहले इसमें अगर हम बात करें तो इसमें लोहा की धातु है वो उससे संबंधित भी कुछ उपकरण प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसे लोहा युगीन सभ्यता भी, ताम्र युगीन और लोहा युगीन सभ्यता भी कहा गया है। अब देखिए इसमें विशेषताओं की अगर बात करें तो यहाँ क्या है कि एक घर में 6 चूल्हे मिले हैं। क्या मिले हैं? 6 चूल्हे मिले हैं। अब 6 चूल्हे मिले, इसका अर्थ क्या हुआ कि यहां संयुक्त परिवार प्रथा थी। कौन सी थी? संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। कौन सी? संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी, जबकि कालीबंगा सभ्यता में हमने पढ़ा था वहां एकल व्यापार प्रचलित थी। इसके अलावा ये एक ग्रामीणीय सभ्यता थी, ग्रामीण यह सभ्यता। जिस तरीके से कालीबंगा थी वो थी एक नगरीय सभ्यता, जबकि आहड़ सभ्यता है वो एक ग्रामीणीय सभ्यता है। इसके अलावा अगर हम विशेषता की बात करें तो यहाँ क्या है, देवी देवता के क्या, या हम ये कहें कि यहाँ पूजा की थाली प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है? पूजा की थाली, पूजा की थाली भी प्राप्त हुई है। इसका अर्थ यहाँ के लोग क्या थे? भगवान में आस्था रखते थे, यानी आस्तिक थे। यहाँ के जो लोग थे वो क्या थे? आस्तिक। जबकि कालीबंगा सभ्यता में हमने पढ़ा था वो क्या थे? नास्तिक। अच्छा, अगर हम इसके अन्य विशेषताओं में अगर हम बात करें तो यहाँ क्या है कि धान है, धान की फसल के बारे में पता लगा है, यानी ये धान के भी जानकार थे, ये धान का उत्पादन उस समय करते थे। इसके अलावा इनको रखने के लिए सामान्यतः हम जिनको हमारी भाषा के अंदर अनाज रखने की जो कोठरे होते हैं वो भी वहां मिले हैं। कोठरे या जिनको उनकी भाषा में गोरे कहा जाता था वो भी प्राप्त हुए हैं अनाज रखने के, यानी वो अनाज का क्या करते थे? स्टॉक भी करना जानते थे, इकट्ठा वो करते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ तांबा के विभिन्न औजार, बर्तन, कुल्हाड़ी प्राप्त हुए हैं। क्या है? प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा विशेष क्या है कि यहाँ विशेष ये इंपॉर्टेंट देखिए कि यहाँ लाल व काले मृद भांड प्राप्त हुए हैं। अब मर्द भांड, लाल और काले जो मर्द भांड जो मिट्टी के बने हुए जो भांड प्राप्त हुए हैं जो लाल और काले रंग के थे, वो उसी तरीके के जो मेसोपोटामिया है, ईरान, मेसोपोटामिया सभ्यता है, वहां पर भी इस तरीके के मर्द भांड प्राप्त हुए हैं। इस तरीके क्या हुए? मर्द भांड प्राप्त हुए हैं यहां पर भी। इसलिए माना जाता है कि जो आयड़ है, आहड़ और जो मेसोपोटामिया सभ्यता, जो ईरान की जो सभ्यता है, इनके मध्य आपस में क्या था? व्यापार था। वो आपस में इन दोनों के मध्य क्या था? व्यापार था। वो इस चीज से हमें क्या लग रहा है? पता लग रहा है। अगर अन्य हम विशेषताओं की अगर हम बात करें, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ जो आहड़ सभ्यता है
इसमें उत्खनन के दौरान 6 प्रकार की यूनानी ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई है तथा 3 प्रकार की मोहरें प्राप्त हुई है जिसके ऊपर सामान्यतः यहाँ के जो यूनानी जो देवता थे, क्या थे? यूनानी देवता के चित्र मिले। किसके मिले हैं? चित्र मिले। यूनानी देवता के इस पर क्या प्राप्त हुए हैं? चित्र, यानी 6 यूनानी ताम्र मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई है जिसके ऊपर यूनानी जो देवता है उसके चित्र प्राप्त हुए। और यूनानी देवता क्या नाम था उसका? अपोलो। क्या था? अपोलो। यानी यहां जो मुद्राएं प्राप्त हुई है, यहां अपोलो जो यहाँ के उनकी तस्वीर इसके ऊपर मिली है। इसके अलावा यहाँ का ये जो क्षेत्र था, ये जो यहाँ जो सिक्के की ये जो एरिया है, यहाँ पर यूनानी भाषा में लेख लिखा हुआ है। यूनानी भाषा में क्या लिखा हुआ मिला है? लेख मिला हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से यानी इनका जो आयड सभ्यता था, इनका व्यापार है वो यूनान क्षेत्र में भी काफी आपस में चल रहा था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां सूती कपड़ा प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त है? इंपॉर्टेंट है, सूती कपड़ा प्राप्त हुआ है जिसके ऊपर सूती कपड़े के ऊपर ठप्पा या दाबू प्रिंट वो लगा हुआ है। ठप्पा या दाबू प्रिंट, क्या इसके ऊपर सूती कपड़ा प्राप्त हुआ जिस पर ठप्पा या दाबू प्रिंट। अब अगर हम ठप्पा या दाबू प्रिंट की अगर बात करें तो ये कहां का प्रसिद्ध है भी? ये प्रसिद्ध कहां का प्रसिद्ध है? अकोला जो है वहां का दाबू या ठप्पा क्या है? प्रिंट प्रसिद्ध। अकोला कहां पे? अभी अकोला है चित्तौड़गढ़। अकोला क्या है? चित्तौड़गढ़। इसके अलावा अगर हम बात करें इनकी समाधि की, इनकी समाधि जो इसमें समाधियां जो प्राप्त हुई है, क्या प्राप्त हुई है? जो समाधियां प्राप्त हुई है वहां पे व्यक्ति के जो पांव थे वो दक्षिण की तरफ, पांव कौन सी तरफ है? दक्षिण की तरफ, तथा साथ में आभूषणों को भी दफनाया जाता। आभूषण है, आभूषणों को भी दफन किया जाता था उसके साथ। अब बात आती है कि आभूषण किसके थे? ये आभूषण, ये तांबे वाले ये आभूषण नहीं थे। ये आभूषण क्या है कि पकी हुई मिट्टी के आभूषण थे। क्या हुए थे? पकी हुई मिट्टी के आभूषण थे। वो इसके साथ है समाधि स्थल पर हमें प्राप्त, आयड सभ्यता में प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहां अगर हम बात करें तो यहां जो तांबे गलाने की भट्टियां और औजार भी प्राप्त हुए हैं। क्या? तांबे औजार, बर्तन, कुल्हाड़ी या तांबा गलाने की भट्टियां हैं वो भी प्राप्त हुई है। किसमें प्राप्त हुई है? आयड सभ्यता। और यहाँ के जो मकान थे, मकान हैं वो आयताकार और कच्ची ईंटों के बने हुए थे। क्या थे? कच्ची ईंटों के बने हुए आयताकार मकान थे। इस तरीके से ये थी हमारी आयड सभ्यता की। अगर हम टाइम की बात करें, काल या समय की बात करें, काल या समय, तो कार्बन C14 के अनुसार इसका समय कब माना गया है? 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व, ये माना गया है आयड सभ्यता का समय या काल। इस तरीके से ये हमारी सभ्यता आयड सभ्यता। इसमें इंपॉर्टेंट्स विशेषताएं, इस संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। घर में 6 चूल्हे प्राप्त हुए। ग्रामीण सभ्यता थी, इसमें पूजा की थाली प्राप्त हुई। इससे ये पता चलता है कि यहाँ के जो लोग थे वो आस्तिक थे। यहाँ धान की फसल यानी चावल के बारे में जानते थे। अनाज इकट्ठा करने के जो स्थान है जिसको हम कोठरे या गोरे बोलते हैं वो भी स्थान हमें प्राप्त हुआ है। यहाँ तांबे की भट्टियां हैं, औजार है, बर्तन है, ये सब भी हमें प्राप्त हुए। इसके अलावा ध्यान रखना यहाँ लोहे से संबंधित ये लोहा कालीन सभ्यता भी मानी जाती है क्योंकि इसमें लोहे के कुछ उपकरण प्राप्त हुए थे।
यहाँ लाल व काले रंग के मर्द भांड प्राप्त हुए हैं। और ये जो ऐसे ही मर्द भांड कहाँ, मेसोपोटामिया जो ईरान की सभ्यता वहां पे भी प्राप्त हुए थे। इसलिए ये पता लगता है कि इन दोनों के मध्य आपस में व्यापार था। इसके अलावा यहाँ सभ्यता में 6 यूनानी ताम्र मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई है यूनानी, जिस पर वहां के देवता अपोलो का क्या है, चित्र है। और इस जो मोहरें और मुद्राएं हैं इनके जो बाहरी साइड है इसके ऊपर यूनानी भाषा में लेख लिखा हुआ मिला है। इसके अलावा यहाँ सूती कपड़ा भी प्राप्त हुआ है, सूती कपड़ा प्राप्त हुआ है, उसके ऊपर ठप्पा या दाबू प्रिंट है वो किया हुआ है। और अगर हम बात करें अब की तो ठप्पा या दाबू प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है, अकोला चित्तौड़गढ़। उसी तरीके से अगर हम समाधि की बात करें, जो समाधियां मिली है उसमें जो मृत व्यक्ति था उसके पांव दक्षिण की तरफ मिले हैं, तथा जो आभूषण है उनको भी दफन किया गया। आभूषण किसके थे, पक्की जो मिट्टी के बने हुए जो आभूषण थे वो इनके साथ दफन किए गए थे। और यहाँ की जो मकान है वो आयताकार और कच्ची ईंटों के प्राप्त हुए हैं। तो ये थी हमारी आर्यन सभ्यता। अगली वीडियो में मिलेंगे राजस्थान के इतिहास में राजस्थान की अन्य सभ्यताओं के साथ। धन्यवाद।